सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है। हम वैसे भी लिक्विड्स को स्टडी कर रहे हैं। लिक्विड की विस्कोसिटी भी प्रॉपर्टी थी, बल्क मॉडल्स से भी हमने काम किया, लिक्विड को फ्लो भी करवाया, प्रेशर भी डिस्कस किया, और ये एक आखिरी प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिसका नाम है सरफेस टेंशन। लेकिन सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी सीखने से पहले आपको दो फोर्सेस का खेल है वो पता होना चाहिए। ये पूरा चैप्टर दो ही फोर्सेस के ऊपर बेस्ड है। पहली कोहेसिव फोर्स और दूसरी एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। पानी और पानी के मॉलिक्यूल की फोर्स कोहेसिव है, पानी और बाल्टी के मॉलिक्यूल की फोर्स एडहेसिव है। पानी चिपकता जाता है बाल्टी को, मेरे हाथ का मॉलिक्यूल पे पानी चिपकेगा, मेरा हाथ गीला हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल की फोर्स एडहेसिव है, सेम मॉलिक्यूल की फोर्स कोहेसिव है। इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं इसे। नंबर 2, मॉलिक्यूलर रेंज क्या है। अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल मान लो 10⁻⁹ मीटर तक दूसरे मॉलिक्यूल को, किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, तो 10⁻⁹ मीटर के दायरे में कोई मॉलिक्यूल आ जाए वो उसे अट्रैक्ट करेगा। तो 10⁻⁹ मीटर उसकी रेंज है। तो हर मॉलिक्यूल की एक रेंज है, एक दायरा है, जिसके बीच में अगर मॉलिक्यूल लाई करेगा तो वो मॉलिक्यूल उसे अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो वो जो डिस्टेंस है, तो एक मॉलिक्यूल से जो डिस्टेंस है मान लो 10⁻⁹ मीटर है, वो उसकी रेंज है। ठीक है यहाँ तक? तो रेंज भी समझ में आ रही है, कोई डेफिनेशन नहीं आने वाली, कोई टेंशन ना लें आप, जब समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो रेंज का मतलब है मैक्सिमम डिस्टेंस up to which a molecule can exert some appreciable force of attraction on the other molecules। ठीक, इसके बाहर जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल 10⁻⁹ मीटर के इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, इसकी रेंज है। रेंज इधर भी है, 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 इधर भी है, इधर भी है। इमेजिन करो, इन सभी लोकस को ज्वाइन करो, क्या बनेगा? एक स्फेयर। इसे बोलते हैं स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो एक मॉलिक्यूल के आसपास एक ऐसा स्फेयर जिसका रेडियस रेंज के इक्वल होगा, उस स्फेयर के अंदर अगर कोई और मॉलिक्यूल है तो सेंटर का मॉलिक्यूल उसे अट्रैक्ट करेगा, और अगर कोई मॉलिक्यूल स्फेयर के बाहर है तो सेंटर का मॉलिक्यूल उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसे बोलते हैं स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक हो गया यहां तक? नेक्स्ट है सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म का मतलब कि अगर आपके पास एक लिक्विड है, ये रहा लिक्विड, ये लिक्विड की टॉप लेयर है, टॉप की जो मॉलिक्यूल्स हैं, टॉप के मॉलिक्यूल्स को सरफेस फिल्म बोलते हैं। सरफेस फिल्म का मतलब टॉप के मॉलिक्यूल्स। तो किसी ने पूछा सर टॉप कितना होता है वाटर का, ये टॉप कितना है? 1 मीटर, 2 मीटर? मैंने इतना टॉप थोड़ी ना होता है, इतना तो पानी भी नहीं है मेरे पास। तो कितना होता है? कोई रेंज भी तो होती होगी टॉप के मॉलिक्यूल्स का, मतलब कि आखिरी मॉलिक्यूल उसे बोलते हैं? नहीं। आप ये डिस्टेंस को मान लें सरफेस फिल्म है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये एग्जैक्टली रेंज के इक्वल है। एक मॉलिक्यूल रेंज कितनी होती है? 10⁻⁹ मीटर। तो अगर मैं सरफेस से 10⁻⁹ मीटर नीचे डिस्टेंस लूं, जितनी एक मॉलिक्यूल की रेंज है, उस विड्थ को, टॉप की सरफेस को सरफेस की फिल्म बोलते हैं। इस टॉप की सरफेस के अंदर कई लाख मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, कई हजार मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने आएंगे, कितने भी आ सकते हैं, बट इसकी कोई विड्थ है। इस विड्थ की वैल्यू होती कितनी है? जितनी मॉलिक्यूल की एक रेंज है। तो मॉलिक्यूल की रेंज अगर 10⁻⁹ मीटर है, तो ये सरफेस की फिल्म की विड्थ भी 10⁻⁹ मीटर है। तो होती है टॉप की सरफेस है, पर टॉप की सरफेस की विड्थ को डिफाइन किया गया, और वो विड्थ एग्जैक्टली मॉलिक्यूल के रेंज के इक्वल है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। देखो, जो सरफेस टेंशन है, अब स्टार्ट है यहां से सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की। और क्या प्रॉपर्टी है इसको समझते हैं। अब एक चीज देखो कि अभी जो हमने डिस्कस किया उसके अंदर लेट अस सपोज ये आपके पास एक मान लो टॉप का मॉलिक्यूल, ये टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं, इमेजिन कर लो
चलो पहले ये लेते हैं। पहली चीज, लिक्विड रेस्ट पे होना चाहिए। सरफेस टेंशन अगर स्टडी करनी है तो लिक्विड को मूव नहीं करवाना। पता लगे पाइप में लिक्विड मूव कर रहे हो और सरफेस टेंशन स्टडी कर रहे हो, एग्जिस्ट ही नहीं करती उसमें, हो ही नहीं सकती उसमें। चलते पानी में सरफेस टेंशन हो ही नहीं सकती, खड़े पानी में होगी। और खड़ा पानी भी बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए मॉलिक्यूल, बिल्कुल रेस्ट पे। तो इमेजिन करो एक लिक्विड रेस्ट पे और कोई भी एक रैंडम आपने लिक्विड का मॉलिक्यूल ले लिया। इट इज सराउंडेड बाय मेनी मॉलिक्यूल्स, बहुत मॉलिक्यूल ने सराउंड किया। तो इस मॉलिक्यूल को इसने क्या किया, अट्रैक्ट किया। इस मॉलिक्यूल को इसने भी अट्रैक्ट किया, इसने अट्रैक्ट किया और इसने भी अट्रैक्ट किया। हर पड़ोस का मॉलिक्यूल इसे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या है इसके ऊपर, जीरो, ये नहीं हिलने वाला। और अगर नेट फोर्स जीरो होती फिर तो पानी झूलता, मॉलिक्यूल ऐसे खड़ा खड़ा बस डांस कर रहा है। क्यों जी, नेट फोर्स जीरो नहीं है, पानी तो खड़ा है, तो खड़ा ही है ना। पानी के गिलास में पानी खड़ा है तो खड़ा है, मैं टच ना करूं तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, तभी खड़ा है। लेकिन जो टॉप का मॉलिक्यूल है उसकी अलग समस्या है। ये कहता है मेरा पड़ोस के पानी के मॉलिक्यूल ने मुझे खींचा, पड़ोस के पानी के मॉलिक्यूल ने खींचा, पानी के मॉलिक्यूल ने खींचा, लेकिन इसके ऊपर हवा है। एयर के मॉलिक्यूल ने खींचा, एयर के मॉलिक्यूल ने, तो इस मॉलिक्यूल को नीचे पानी के मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, ऊपर एयर का मॉलिक्यूल खींच रहे हैं। कोई तो जीतेगा। एयर और पानी की फोर्स बड़ी है कि पानी और पानी के मॉलिक्यूल की फोर्स बड़ी है? क्यों एयर की नहीं हो सकती? अगर एयर की होती है तो पानी उड़ा के ले ना जाती हवा। मैं गिलास में पानी भी नहीं रखता और हवा कहती ठीक है यार मैं ले चली, सारा पानी खाली। तो ऑब्वियसली फिर तो पानी पानी भारी है, राइट, ठीक है। तो पानी पानी की भारी है, तो ये मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, रेस्ट पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। पानी, क्योंकि एयर तो खींच नहीं पा रही, पानी उसे खींचेगा नीचे, हल्का सा नीचे आएगा। तो जो टॉप के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सेम समस्या है। जो टॉप के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो ओवरऑल कहाँ जाएंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड, थोड़ा नीचे आ जाएंगे। नीचे के मॉलिक्यूल नीचे जाएंगे, वो तो ऑलरेडी सराउंडेड बाय पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके ऊपर तो नेट फोर्स जीरो है। लेकिन प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम है उस टॉप के मॉलिक्यूल्स की जो किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में। तो प्रॉब्लम उनकी है जो एयर के कांटेक्ट में है और जो लिक्विड के कांटेक्ट में है। तो जो लिक्विड के कांटेक्ट में है, लिक्विड उन्हें खींच लेगा, एयर खींच नहीं पा रही, कम खींच पा रही है। तो इस वजह से सारे मॉलिक्यूल थोड़े टॉप के थोड़े से नीचे हो जाएंगे। अब एक और समस्या है, जब नीचे हुए तो क्या हुआ, जब टॉप के पानी के मॉलिक्यूल्स नीचे हुए तो वहां पे और पानी के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए थे जो रेस्ट पे थे, तो थोड़े टाइट हो गए मॉलिक्यूल्स। सोचो ना, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब रेस्ट पे हैं, यहाँ पे एयर है, ये मॉलिक्यूल को धक्का मारा पीछे की तरफ, क्योंकि ये तो इनको पानी के मॉलिक्यूल ने खींच लिया, तो ये मॉलिक्यूल सारे टाइट हो गए ऊपर से। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले नीचे जो पड़े हुए हैं, और जो ऊपर वाले हैं थोड़े थोड़े टाइट हो जाएंगे, खिंच जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, और एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करेंगे, खिंची हुई स्किन की तरह काम करेंगे। क्योंकि जब मॉलिक्यूल टाइट होते हैं तो सॉलिड तो नहीं कहूंगा सॉलिड बन गए, पर एक मेम्ब्रेन की तरह काम करेंगे। क्लियर है यहां तक? और अपने सरफेस एरिया को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। सरफेस एरिया कम से कम का मतलब इसलिए क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल को खींच रहे हैं। तो जब पानी के मॉलिक्यूल ऊपर के पानी के मॉलिक्यूल को खींचेंगे तो सारे मॉलिक्यूल ऊपर के ऊपर तो जाएंगे नहीं, वो नीचे की तरफ ही आएंगे, नीचे वैसी जगह कम है, तो सरफेस एरिया थोड़ा सा मिनिमम हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। और कम होने से कम होता है तभी तो मॉलिक्यूल टाइट आते हैं। अगर खुल जाएगा मॉलिक्यूल और ऊपर नहीं हो जाएंगे तो टाइट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा सरफेस, खिंच जाएगी सरफेस, खिंचाव आ जाएगा उसमें। तो जिस लिक्विड में ये खिंचाव ज़्यादा है, मेम्ब्रेन बहुत बढ़िया तैयार हो गई, सरफेस टेंशन ज़्यादा है, और जिसमें ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन थोड़ा वीक है, सरफेस टेंशन कम है, और जिसमें डेवलप ही नहीं हुई, सरफेस टेंशन डेवलप नहीं हुई। तो सरफेस टेंशन is a property by virtue of which the free surface of the liquid, free surface इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरे चैप्टर में, अंडरलाइन कर लो। फ्री सरफेस वो सरफेस है लिक्विड की जो एयर के कांटेक्ट में है, उसे फ्री सरफेस बोलते हैं। पानी की वो सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है वो एक फ्री सरफेस है। तो फ्री सरफेस, क्योंकि पानी के अंदर तो सरफेस टेंशन लगती नहीं है, पानी की सरफेस के ऊपर लगती है, तभी इस टॉपिक का नाम क्या है, सरफेस टेंशन। क्योंकि फ्री सरफेस पे लगने वाली फोर्स
और फ्री सरफेस का मतलब पानी और एयर के कांटेक्ट में लगने वाली फोर्स। तो वर्च्यू ऑफ विच फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट इंपॉर्टेंट है, मूविंग लिक्विड नहीं है, बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह सरफेस काम करेगी, टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, कम होने की कोशिश करेगी, एरिया को कम करने की कोशिश करेगी, सो एज टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया। एरिया कम होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, खींचना, खिंचाव होना, एक ही बात है। तो सारी चीजें एक ही चीज समझा रही है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। ठीक है यहां तक? तो ये तो प्रॉपर्टी है कि किसी भी सरफेस का खिंच जाना, टाइट हो जाना, एरिया मिनिमाइज हो जाना, मॉलिक्यूल्स का पास आ जाना, मेम्ब्रेन की तरह काम करना, एक सरफेस टेंशन है। तो अब मैथमेटिकल फॉर्मूला सुन लो। अगर मान लो एक पानी की सरफेस लें, लिक्विड की सरफेस लें और बिल्कुल टॉप की सरफेस ली और एक इमेजिनरी लाइन खींच ली, एल लेंथ की लाइन खींच ली, ये लाइन है एल, पानी की सरफेस के ऊपर लेना है, पानी के अंदर सरफेस टेंशन नहीं होती, पानी के अंदर तो फोर्स ही नहीं है, वो तो नेट फोर्स जीरो ही हो जाती है। पानी की एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर एक लाइन खींच ली तो कुछ मॉलिक्यूल इस लाइन के इस तरफ होंगे और कुछ मॉलिक्यूल लाइन के इस तरफ होंगे। ये वाले मॉलिक्यूल इसे खींच रहे हैं, ये वाले मॉलिक्यूल इसे खींच रहे हैं, तो इनमें कोई फोर्स होगी। ये मॉलिक्यूल इसे खींच रहे हैं, ये मॉलिक्यूल इसे खींच रहे हैं, तो ये खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये देखो फोर्स दिखा रखी है इक्वल एंड ऑपोजिट। अब अगर ये लेंथ छोटी होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे, फोर्स भी नेट कम होगी। लाइन लंबी होगी तो फोर्स भी आपस में ज्यादा होगी। इसलिए जो आपसी इनकी फोर्स है मॉलिक्यूल्स की, वो किस पे डिपेंडेंट है? लेंथ पे, जो इमेजिनरी लेंथ लोगे। और दूसरी ये फोर्स डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिक्विड पे भी। किसी लिक्विड की फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं और किसी की नहीं होती। तो लिक्विड को जस्टिफाई करने के लिए कांस्टेंट क्या लगाया? सिग्मा, और सिग्मा का नाम है सरफेस टेंशन। किसी की सरफेस टेंशन ज्यादा है, किसी की सरफेस टेंशन कम है। जिसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है उसकी फोर्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा है। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हुआ? फोर्स अपॉन लेंथ। तो पहला फॉर्मूला सरफेस टेंशन का फॉर्मूला इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसे बॉक्स में डालें और इसके यूनिट्स क्या है? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन का के यूनिट से न्यूटन पर मीटर। तो पहला फॉर्मूला सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स नहीं है, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट्स एंड डायमेंशन याद करो, आपने बहुत यूज किया था सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, mt-2। हाँ, ऐसे याद नहीं, ऐसे ही मुंह से निकला mt-2, ऐसे ही होता था, ऐसा होता है ना mt-2। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक, भूल गए? mt-2 याद था? ठीक है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, फोर्स का तो याद ही होगा। नहीं याद? मास इनटू एक्सेलरेशन तो फिर भी याद ही होगा। ठीक है, पहुंच ही जाओगे mt-2 तक। ठीक, कुछ गिने चुने चैप्टर्स हैं, उनसे उम्मीद है हमें कि ये हमें धोखा नहीं देंगे। जब ये धोखा देते हैं तो बहुत दुख होता है यार। ठीक ठीक बोल रहा हूँ। चलो करते हैं नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मैंने आपको समझा दिया मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये आपका एक कंटेनर, टॉप की फिल्म के टॉप के मॉलिक्यूल्स, नीचे पानी की फोर्स खींच रही है, नेट फोर्स लिक्विड की नीचे है, लिक्विड की फोर्सेस नेट फोर्स नीचे, यानी कि नीचे के मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इस मॉलिक्यूल को नीचे खींचेंगे, इसे भी नीचे खींचेंगे, सारे मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आएंगे, जिससे कि हम ये बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी? मिनिमम। जब मॉलिक्यूल नीचे आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। जैसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर नीचे गिरता है, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ये सुना होगा आपने केमिस्ट्री में, सुना है? n=3 लेवल से n=1 लेवल पे इलेक्ट्रॉन गिरा, एनर्जी मिनिमम हो जाती है। तो कोई भी चीज इसलिए नीचे गिरी क्योंकि एनर्जी को मिनिमाइज करती है। पत्थर भी नीचे इसलिए गिरता है, एनर्जी को मिनिमाइज करता है, और अपने आप को जब एनर्जी मिनिमाइज करता है, अपने आप को क्या करता है? स्टेबल। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल है, जितनी एनर्जी कम होगी उतना ही वो स्टेबल है। तो एनर्जी को मिनिमाइज करेगा और वो स्टेबल है। तो बस एक लाइन एक्स्ट्रा यही है कि सारी फोर्सेस नीचे की तरफ काम करती हैं और ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स अपने आप को नीचे आने से मिनिमम करते हैं और अपने आप को स्टेबल करते हैं। और जो फ्री सरफेस है एट रेस्ट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। कुछ एग्जांपल्स हैं सरफेस टेंशन के डेली रूटीन में मतलब कहाँ देखी सरफेस टेंशन? अभी तक तो नोट नहीं किया पर आप नोट करेंगे।
जैसे फॉर एग्जाम्पल नीडल सपोर्टेड ऑन वाटर सरफेस, एक नीडल है, सुई तो तैरती नहीं है पानी पे, तैर भी नहीं सकती कभी भी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी से, डूब जाएगी। पर मैं तैरने को बोल भी नहीं रहा कि तैर रही है, मैं कह रहा हूं कि एक बिल्कुल खड़ा हुआ पानी ले लो, बिल्कुल एक मॉलिक्यूल हिले बिना, और सरफेस टेंशन डेवलप्ड हो उसमें, ऊपर की सरफेस एकदम टाइट स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह हो, आप उसके ऊपर जेंटली बहुत प्यार से ही करना बड़ा मुश्किल है, बहुत आराम से एक नीडल को रख दें, एक नीडल को रख दें कुछ ऐसे, ये देखो, तो ये मेम्ब्रेन पहले ऐसी थी स्ट्रेच्ड, मैंने नीडल को रखा, नीडल के वेट की वजह से ये मेम्ब्रेन टूटी नहीं, मॉलिक्यूल बिखरे नहीं, बिखर जाते नीडल डूब जाती। ये नीडल का क्रॉस सेक्शन एरिया है प्लीज, सेंट्रिकल नीडल है। इसने क्या किया, मेम्ब्रेन को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, देखा मेम्ब्रेन टेढ़ी हो गई, मेम्ब्रेन ने सपोर्ट कर लिया इसे, ठीक। तो कोई ये ना कहीं नीडल तैरना शुरू हो गई, आर्किमिडीज फेल हो गया, अब थ्रस्ट तो लग भी नहीं रहा, पानी के अंदर तो गई भी नहीं है, वो तो पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर बस खड़ी हुई है, बैठी हुई है, मॉलिक्यूल्स के सरफेस के ऊपर बैठी हुई है। जैसे मैं और भी एग्जांपल दूंगा, अभी मॉस्किटो का एग्जांपल दूंगा। खड़ा पानी है, इमेजिन कर लिया, मॉलिक्यूल सारे सरफेस के नीचे जा चुके हैं, वो टाइट हो चुकी है, सरफेस टेंशन डेवलप हो चुकी है। मैं एग्जांपल सेकंड देता हूँ, नीडल से पहले एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर प्रूफ देखना है, आपने शायद नोट ना किया हो, आप नोट भी कर लेना, मच्छर को ना तैरना नहीं आता, कहीं सोचो कि वो आर तैरेगा, इंसान के पानी पीछे करेगा, नहीं आता, डूब जाता है, मर जाते हैं मच्छर। फिर भी पानी के ऊपर लाखों बैठे होते हैं, आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं, सरफेस टेंशन, खड़े पानी पे बैठे होते हैं, चलते पानी के तो पास भी नहीं जाते वो, क्योंकि जब खड़ा पानी है, सरफेस टेंशन है, मॉलिक्यूल्स पास हैं, सरफेस टाइट है, तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर पैर रखे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो हिल नहीं रहे ना, और वो टाइट भी हैं, मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन उनका वेट उठा पा रही है, पानी के अंदर जा भी नहीं रहे। डेंगू फैलता है, वो कहते हैं जी केरोसिन डाल दो बीच में, खड़े पानी को खड़ने मत दो, ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि अगर वो खड़ गया बहुत दिनों तक तो उसके ऊपर मच्छर आ जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज चलते पानी में तो नहीं आएंगे, खड़े पानी के अंदर पैदा हो जाएंगे। अब केरोसिन डालने से सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाती है, तो पानी के मॉलिक्यूल स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम नहीं करते, तो फिर रहेंगे कैसे, डूब भी जाएंगे जब आएंगे तो, इसलिए केरोसिन डाल दो, तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होने देनी, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये आम बंदा को थोड़ा ना बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है। अब बेसिकली क्या है कि आपने क्या किया, स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर नीडल को रख दिया, नीडल ने स्ट्रेच मेम्ब्रेन को ऐसे कर दिया। अब क्योंकि सरफेस टेंशन डेवलप्ड है यहाँ पर, देखो अगर ये ब्रेक होगी मेम्ब्रेन तो खत्म है, नीडल डूब जाएगी। तो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन का मतलब सरफेस टेंशन की फोर्स भी है, क्योंकि सरफेस टेंशन है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, फोर्स बाय लेंथ। सरफेस टेंशन की फोर्स ऑब्वियसली यहाँ पर टेंजेंट होती होगी, टेंजेंट, ये देखो इस सरफेस के टेंजेंट, और अगर लिक्विड की सरफेस बिल्कुल फ्लैट है तो फोर्स देखो ऐसे होती होगी टेंजेंट, सरफेस टेंशन की फोर्स ऐसे होती है टेंजेंट किसी भी मॉलिक्यूल पे, अगर फ्लैट है तो दे कैंसल, ऐसे टेंजेंट है। पर अगर सरफेस ही तुमने टेढ़ी कर दी तो ये वेक्टर भी ऑब्वियसली ऊपर टेढ़े हो गए ऐसे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट फोर्स इसकी कहाँ आएगी, ऊपर, क्योंकि ये दोनों का पैरेललोग्राम ऊपर बनेगा, और इसका वेट कहाँ होगा, नीचे। तो सरफेस टेंशन की फोर्स अगर इसे बैलेंस कर जाए तो नीडल डूबेगी नहीं। पर सोचो अगर सरफेस टेंशन ना हो, एफ और एफ क्या हो जाए, जीरो, एफ नेट क्या हो जाए, जीरो, तो ऑब्वियसली फिर वेट तो उसे डुबो ही देगा, बात ही खत्म हो गई। तो सरफेस टेंशन की फोर्स कभी कभी नीडल को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड बड़ा कंट्रोल्ड वे से। अगर तुम कहो कि सर पानी का गिलास है जरा करके दिखाना, तो मैं कर नहीं पाऊंगा, शायद मैं हिलाऊंगा पानी हिल जाएगा मुझसे, पानी हिलेगा नीडल डूब जाएगी। तो ब्लोटिंग पेपर लेना होता है शायद, इसमें ना कुछ उस पर डालना होता है, धीरे धीरे ब्लोटिंग पेपर डूबता रहता है और नीडल उसके ऊपर रह जाती है, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट है। चलो ये नहीं कर पाई कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट और भी है। आप ऐसा करें, एक रिंग लें, बबल्स बेचते हैं मार्केट में छोटे बच्चों के लिए, साबुन के उसमें, सोप में, तो वो बबल्स ब्लो करो, एयर ब्लो करो, बबल्स निकलते हैं, ये वही है। आप इसमें सोप में डुबो दो तो एक बबल की पूरी एक लेयर बन जाएगी,
टूटने नहीं देनी, अगर टूट गई चैप्टर क्लोज है वहीं पे। सरफेस टेंशन तो तभी चलेगी जब टूटेगी नहीं। तो मान लो एक फिल्म बन गई, फिर आप एक धागा लो, धागा गोल धागा लेना है, बिल्कुल गोल, टेढ़ा मेढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी सोप में डुबो लो, गीला कर लो और ध्यान से इस फिल्म के ऊपर रख दो, रख दिया, ऐसे रख दिया। आपने कहा गीला क्यों लो, सूखा क्यों नहीं लेना? अगर सूखा ले लिया तो थ्रेड के मॉलिक्यूल और फिल्म के मॉलिक्यूल डिफरेंट हो गए, तो कहीं ना कहीं उनकी फोर्स फिल्म को तोड़ सकती है। सोप में डुबो के लेंगे तो सरफेस पे, थ्रेड की सरफेस पे क्या है, सोप ही लगा हुआ है और ये भी सोप है, सोप और सोप आपस में एडजस्टमेंट कर लेंगे, टूटेगी नहीं फिल्म। आपने किसी तरीके से इसके ऊपर रख दिया, पिन लो, पिन लेके बीच में प्रिक कर दो, होल कर दो, ये फिल्म टूट जाएगी अंदर से, तोड़ दो, तोड़ दिया, कहाँ फिल्म बच गई, सिर्फ इस साइड पे ये वाले एरिया में फिल्म बच गई। और कुछ देर के बाद देखना तुम इसकी शेप चेंज होते देखोगे और शेप ऐसे हो जाएगी। अब फ्री में शेप कैसे चेंज हो गई? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एयर के कांटेक्ट में है, जो फिल्म है वो तो एयर के कांटेक्ट में दोनों तरफ से। अब एयर के कांटेक्ट में है तो अपने एरिया को क्या करेगी, मिनिमाइज, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी रोल प्ले करेगी। मिनिमाइज होने से क्या होगा, अपने एरिया को कम करने के चक्कर में, देखो ना ये चाहती है ये पिंक कलर का एरिया कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, तो थ्रेड को खोलने की कोशिश करेगी और थ्रेड बिल्कुल खुल जाएगा और सर्कल बन जाएगा। सर्कल ना बने, कम से कम ऐसा बन जाएगा कि ये वाला एरिया आपको कम से कम दिखाई देगा कुछ देर के बाद। ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, तो आप ये देख सकते हो करके कभी, ठीक। और अगर ये भी नहीं तो फिर ये तो पक्का देखा होगा, छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स जो होते हैं पत्ते के ऊपर गिरते हैं, वो स्फेरिकल नहीं शेप होते हैं। क्यों? क्यूब क्यों नहीं होते, क्यूबॉइड क्यों नहीं होते? स्फेरिकल नहीं शेप होते हैं। देखो स्फेरिकल नहीं शेप क्यों होते हैं, जैसी रेन ड्रॉप जो बहुत छोटा है, ये रहा छोटा रेन ड्रॉप, इसके अंदर पानी 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 के मॉलिक्यूल्स हैं लाखों, ऐसे बाहर किसके मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के। पानी और पानी की फोर्स बहुत स्ट्रांग है, एयर की तो है नहीं, तो अंदर से जो पानी का मॉलिक्यूल है वो सारे बाहर के पानी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है, खींचेगा, एयर खींच नहीं पा रही, पानी के अंदर के मॉलिक्यूल, सरफेस के सारे पानी की मॉलिक्यूल को अपने अंदर की तरफ खींचेगी और एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बाहर क्या है, एयर, तो वाटर और एयर के ऊपर क्या लग जाएगी, सरफेस टेंशन, जिससे कि एरिया मिनिमाइज होगा, मिनिमाइज होकर उसकी शेप क्या बन जाएगी, स्फेरिकल। छोटे ड्रॉप्स, बड़े ड्रॉप में वेट होता है जिस वजह से वो थोड़े से लंबे हो जाते हैं, जितना छोटा ड्रॉप होगा उतना स्फेरिकल होगा। दिस इज अगेन ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि पानी की फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, उसको सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर देंगी, उसको छोटा कर देंगी। तो ये रहा सरफेस टेंशन। चलो ये नहीं पसंद तो ये ले लो, ब्रश, ब्रश को डालो पानी में, इसके हेयर फैल जाएंगे, बाहर निकालो चिपक जाएंगे। अब क्या होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रश है उसके अंदर जब आपने पानी में डाला, इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी की नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन जैसे ही बाहर आया, बाहर क्या हो गई, एयर के मॉलिक्यूल्स आ गए, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी ने एक दूसरे को फोर्स लगा के खींच लिया, पकड़ लिया, एयर नहीं खींच पाया तो वो बिल्कुल चिपक गए, है ना। ऑब्वियसली नहाने के बाद बाल भी तो ऐसे हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं? क्योंकि एयर उसे खींच नहीं पाती, अगर एयर की फोर्स ज्यादा होती फिर तो खुल जाते, तो एकदम चिपक जाते हैं, क्योंकि पानी की फोर्स पकड़ के रखती है उन्हें, अगेन ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये मच्छर है, बग है, ये रहा बग, ये रहा, इसकी टांगें हैं ऐसी गोल ऐसे। तो ये बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं है, क्लियर नहीं हुआ, मैं बना देता हूँ। ये रही स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ये इसकी टांगें हैं, ये इसकी दो टांगें हैं, आगे हमने नहीं बनाना कैसा है, ठीक है। तो ये है बेसिकली, तो इसका लेफ्ट टांग ऐसे आ गई, राइट ऐसे आ गई, ऐसे पैर इसके ऐसे हो गए इस पग के, तो मेम्ब्रेन के ऊपर बैठ गया, मेम्ब्रेन को टेढ़ा कर दिया, सरफेस टेंशन की फोर्स टेंजेंशियल ऐसे लग गई, नेट फोर्स पैरेललोग्राम से ऊपर आ गई, जो कि बग के वेट को क्या कर गई, बैलेंस। तो सरफेस टेंशन की नेट फोर्स बग के वेट को बैलेंस कर जाएगी। तो ये भी एग्जांपल है सरफेस टेंशन का, और बहुत एग्जांपल है सरफेस टेंशन के, जब हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में बहुत एग्जांपल देता जाएगा, बट ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जहाँ सरफेस टेंशन देखने को मिल सकती है आपको, ठीक। तो इसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सरफेस टेंशन।